राजनीतिक दलों के दावे, उन पर हमें चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। करते ही है अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने अपने पक्ष को ही मजबूत करेंगे और करना भी चाहिए चुनाव दौरान। अब रणनीतिकारों की जो बात है तो योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर, दो लोग बड़े नामी गिरामी लोग हैं। योगेंद्र जी सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, उसके बाद वो किसान आंदोलन से जुड़े, और उनकी छवि एक सत्ता विरोधी एक्टिविस्ट की है, सरकार विरोधी सत्ता विरोधी एक्टिविस्ट की। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे राहुल गांधी की यात्राओं में उनकी भूमिका हो, तो उनका एक पक्ष है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा सकता है कि वो शुरुआत उन्होंने मोदी जी की चुनाव अभियान से की थी 2014 में, फिर उसके बाद नीतीश कुमार के बाद फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस, और फिर जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मतलब लगभग एक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके शायद ही कोई राजनीतिक दल बचा हो जिसने उनकी सेवाएं न ली हों प्रशांत किशोर जी की। और अच्छे सफल रणनीतिकार बने गए, उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है सफलता का, एक आध जगह जैसे उत्तर प्रदेश में विफल हुए वो। अब पहले योगेंद्र जी ने माहौल बनाना शुरू किया, हर चरण के बाद वो एक एनालिसिस लेके आते हैं, और जो मैंने कहा कि जो डिबेट 400 पार से शुरू हुई थी और जो आगे 250 240 पे अटक गई, उसकी में योगेंद्र जी की बहुत बड़ी भूमिका है। योगेंद्र जी ने ही ये पूरा नैरेटिव बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, और उसकी सीटें 240 से 250 के बीच में आके उठ रही हैं, और उनका फाइनल आंकड़ा पिछले चरण तक का जो है 250 का रहा। 5वें चरण तक का, 6वां चरण हो गया है, उसके बाद वो कोई नया आंकड़ा देंगे, ये पता लगेगा। और इससे एक माहौल बना, चूंकि हर सोशल मीडिया पे जगह जगह योगेंद्र यादव की चर्चा हुई और योगेंद्र यादव ने माहौल बनाया, और उसका फायदा विपक्ष ने अपने भाषणों में भी कहना शुरू किया। उसके बाद प्रशांत किशोर जी की एंट्री होती है। प्रशांत किशोर जी इंटरव्यू देते हैं, वो भी डेटा के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान अगर कुछ है पूर्वी और ये पश्चिमी और उत्तर भारत में, उसकी भरपाई पूर्वी भारत और दक्षिण भारत से वो कर लेगी, और भाजपा की सीटें 303 से ज़्यादा ही हो सकती हैं, कम नहीं होंगी। उनका कहना है कि बेटर हो सकता है, और जिसको प्रशांत किशोर ने अपने हर इंटरव्यू में अपने तरीके से स्टेब्लिश किया। अब एक तरह से ये माना जा सकता है कि योगेंद्र जी, मतलब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह खेमे बंदी हो गई कि एक तरफ 250, एक तरफ 300 या 325 के दावे, तो एक तरफ की बैटिंग योगेंद्र जी ने संभाला हुआ है, एक तरफ से बॉलिंग प्रशांत किशोर जी ने संभाला हुआ है, ये कहा जा सकता है। हालांकि दोनों का कहना है कि हम किसी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अपना निष्पक्ष कर रहे हैं आकलन। मुझे लगता है कि हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग भी चूंकि अपने तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। एक बात, मैं सीटों का नंबर तो मैं नहीं दे सकता, और मेरे पास कोई मैकेनिज्म है भी नहीं, और ना मैं घुमाऊँ कि एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव 2024 का 2019 से अलग है, 2014 और 2019 से अलग है। 2014 में यूपीए सरकार को लेकर के बदलाव का एक माहौल था, मनमोहन सिंह की सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप, बहुत सारे मुद्दे थे इनको लेकर के, और लोगों में फटीग फैक्टर भी था, और कुल मिलाकर के मोदी जी का उदय काल था, और मोदी जी एक अच्छे नेता के रूप में पूरे देश में उभर करके आए थे। तो उस माहौल में वो चुनाव हुआ था, और तब बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले पूर्ण बहुमत मिलेगा। लोग ये तो मानते रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन कोई 225 सीटें दे रहा था, कोई 240 दे रहा था, ये था कि मिला जुला के फिर एनडीए को मिलेगा, लेकिन अकेले बहुमत मिला 243 सीटें, ऐतिहासिक रूप से, जो कभी नहीं हुआ था पहले। और 219 का चुनाव एक तरफ मोदी जी के 5 साल के कामकाज पर, और दूसरा बालाकोट और उसकी जो पुलवामा के बाद जो बालाकोट की स्ट्राइक, उससे जो माहौल बना, और बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव था, और विपक्ष बिल्कुल धराशायी था। धराशायी इसलिए था कि विपक्ष का कोई गठबंधन मुकम्मल नहीं था। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था, जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस ने वही बिहार और तमिलनाडु में गठबंधन था, बाकी कहीं नहीं था उनका गठबंधन। आम आदमी पार्टी अलग खम ठोक रही थी, ममता जी का अलग अपना इशारा था। हर तरह से विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ था, कोई विपक्ष का नैरेटिव नहीं था। और उसमें राहुल गांधी ने चौकीदार वाला नारा लगा करके और उस चुनाव को मोदी जी के बीजेपी के पक्ष में कर दिया था। लोगों के अंदर एक इसको लेकर के एक ये हुआ कि भाई इस तरह की भाषा आपको अपने प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलनी चाहिए। तो कुल मिला के वो चुनाव था। 2024 के चुनाव में 2-3 बुनियादी फर्क मैं देख रहा हूँ
पहली बात तो ये है कि 10 साल का कार्यकाल है और 10 साल के काम के बाद कोई भी सरकार हो कितनी भी अच्छी चले, लेकिन एक वर्ग में एक एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी रुझान होता ही है। इस सरकार के ऊपर इस सरकार की अपनी उपलब्धियां हैं, जिनको जो विकसित भारत की गारंटी यात्राएं जो निकाली गई उन उपलब्धियों का जिक्र किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जब उसके 9 साल पूरे हुए थे तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया था, और जो उपलब्धियां हैं वो सामने हैं। बहुत सारी उनकी योजनाएं, बहुत सारे उनके निर्णय, 370 का निर्णय, ट्रिपल तलाक का निर्णय, ये बड़े उनके एजेंडे के जो वैचारिक एजेंडे के निर्णय थे। इसके अलावा आप जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, बहुत सारे चीज़ें जो थी जो भाजपा की उपलब्धियों के रूप में गिनाई जा सकती हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। इसके बावजूद कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब भाजपा नहीं दे पाई है इस चुनाव में। बेरोजगारी का कहीं कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारगर मुकम्मल जवाब नहीं मिला। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।